स्टूडेंट्स, मैं हूं आयुषी जैन और मैं ई सरल की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम जो आपके मैथ्स है उसके पूरे 15 जो चैप्टर्स हैं उनको रिवाइज करने वाले हैं। देखिए, ये रिवीजन हमने पहले 3 पार्ट में भी किया हुआ है, चैप्टर 1 to 5, चैप्टर 6 to 10 और चैप्टर 11 to 15। इस वीडियो में हमने क्या किया, वो सारे जो पूरे चैप्टर्स है उन सारे चैप्टर्स को कंबाइन कर दिया, ताकि अगर आप ये वीडियो रोज सुने, भाई रोज आपका जो रिवीजन है वो तो चल रहा है, पर्टिकुलर चैप्टर है वो तो आप कर ही रहे हैं, तो अगर आप रोज भी आप सोचो, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उससे क्या होगा कि आपके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, की पॉइंट्स है, वो सारे आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएंगे, एकदम ऑडियो विजुअल तरीके से आपको याद हो जाएंगे, इतनी अच्छी तरह मेमोराइज हो जाएंगे कि एग्जाम में भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ, अरे ये फॉर्मूला था इसका। तो मेन इसी स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो में आपके पूरे चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और की पॉइंट्स को दिया है। देखिए बच्चों, मैथ्स है, मैथ्स में आपको जो भी आप अभी रिवीजन करें वो सारा कैलकुलेशन खुद से करना होता है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना होता है। लेकिन बच्चों मान लो जैसे सरफेस एरिया का क्वेश्चन आ गया कोई, तो उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज होते हैं, वो फॉर्मूलेज होंगे तभी आप आगे का काम कर पाएंगे। एरियाज ऑफ ट्राइंगल हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई, हर चैप्टर में कहीं ना कहीं क्या है, फॉर्मूला है या फिर कोई इंपॉर्टेंट ऐसा की पॉइंट है जिसको यूज करके ही आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को देखें, जरूर देखें, पूरा देखें, ठीक है। और बच्चों क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी फटाफट से रिवीजन कर पाए। देखो बच्चों, आप एक तो क्या करो, ये जो पूरा है रिवीजन उसको सुन लो, ठीक है, डेली सुनो भाई, डेली रात को जब आप सो रहे हो उससे पहले क्या करो, एक बार इसको सुन लो, 1x की स्पीड पे सुन लो, 2x की स्पीड पे सुन लो, 1.5x की स्पीड पे सुन लो। उससे क्या होगा कि आपका जितना भी फॉर्मूला है वो फटाफट से रिवाइज हो जाएगा। इन जो अगले 80 to 90 मिनट्स है, इसमें जो भी चीजें चलने वाली है वो सारे आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो सोचो कि आपके पूरे 15 चैप्टर अराउंड 1.5 आवर में कंप्लीट हो रहे हैं उनका रिविजन। तो हम उसको क्यों ना करें भाई, हमारा बोर्ड एग्जाम है, मैथ्स में तो हमारे पास पूरे चांसेस होते हैं कि हम 100 में से 100 लेकर आ सके। अब आपके पास चाहे बेसिक मैथ्स हो चाहे स्टैंडर्ड मैथ्स हो, फॉर्मूला आप दोनों तरह के में ही यूज करना है भाई, बुक तो सेम ही है, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं रिवीजन से। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं रियल नंबर से। तो रियल नंबर की जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर्स में हमारे पास जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं भाई, आपके नेचुरल नंबर। उसमें अगर 0 और ऐड हो जाए तो वो हो जाता है आपका होल नंबर। होल नंबर्स में अगर हम नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दे तो ओवरऑल वो बन जाते हैं इंटीजर्स। और जब हम इन सारे इंटीजर्स को p/q की फॉर्म में लिखते हैं तो हम उनको कहते हैं रेशनल नंबर्स। साथ में हमारे पास एक और टाइप के नंबर होते हैं जिनको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, और जो नंबर्स इन सारे नंबर्स को कवर करता है वो कहलाता है रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये बहुत आसान था, काफी टाइम से काफी क्लासेस में पढ़ते हुए भी आ रहे हैं। अब देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है। For any two positive integers a and b, there exist unique integers q and r such that a is equal to bq plus r, where r lies between 0 to b। बहुत इंपॉर्टेंट लेमा है, क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर हो, इस तरह के कोई यूनिक इंटीजर q और r हो, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, a is equal to bq plus r। जैसे कि यहाँ हम देखें, अगर हम एग्जाम्पल ले 25 और 9, तो यहाँ पर अगर हम इसको डिवाइड करें 25 को, तो देखिए डिवीजन में हमें पता है जो डिवाइड होता है वो कहलाता है डिविडेंड, जो डिवाइड करता है वो डिवाइजर, जो बचता है वो कहलाता है रिमाइंडर, और जिससे वो डिवाइड होता है वो होता है क्वोशिएंट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इनको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। भाई देख भी सकते हैं भाई, ये 25/9 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो हमारा नंबर है इसको कैसे लिखा, 9 इंटू 2। भाई 9 क्या है भाई, 9 आपका जो डिवाइजर है
जो आपका बी टर्म है, बी इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ये आपका क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। आगे बढ़ते हैं। अगर हमें EDA की हेल्प से HCF निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं? जब भी हमें EDA की हेल्प से HCF निकालना है तो सबसे पहले हमारे पास जो भी नंबर दिए हुए होते हैं A और B, तो उसमें हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाने पर अगर हमारे पास वी फाइंड होल नंबर Q एंड R सच दैट A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यहाँ पर R 0 से B में लाई करता है। अगर R इज इक्वल टू 0 है तो B उसका HCF हो जाएगा, लेकिन अगर R 0 नहीं है हम वापस से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा। कब तक? जब तक कि हमारे पास R की वैल्यू 0 नहीं आ जाती है। ये हमें आता ही है। अब बात करते हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की। वो क्या कहती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। ये स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल अगर 156 की बात करें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। और ये प्राइम्स का जो ये हर एक नंबर होता है उसका जो ये फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है। लेकिन क्या चीज कॉमन होती है भाई? जिस ऑर्डर में प्राइम आते भाई, पहले 2 आएगा, 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा। तो 156 को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 लिख सकते हैं। 140 को 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इज इक्वल टू A इंटू B। ये होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, या हम ये कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 नंबर्स विल बी इक्वल टू HCF ऑफ दोज 2 नंबर मल्टीप्लाइड बाय LCM ऑफ दोज 2 नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास देखिए यहाँ पर 2 नंबर है 36 और 24, तो इसका जब हमने HCF और LCM निकाला तो जब HCF और LCM का मल्टीप्लाई किया वो उतना ही आया जितना उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट आया। सिंपल सा रूल है, हमें आता है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम नंबर्स और उसके डेसिमल एक्सप्रेशन की बात करें तो हमें पता है जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो 2 तरीके से हो सकता है, या तो वो टर्मिनेट हो जाए या वो टर्मिनेट ना हो। तो जो टर्मिनेट हो जाता है मतलब पॉइंट के बाद वो किसी वैल्यू के बाद आगे वो रिपीट नहीं हो रहा या फिर वो वहाँ आके ख़त्म हो जाता है। जैसे 2, 0, 2.4, 2.13, 2.753, लेकिन 753 के बाद टर्मिनेट हो गया। अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें तो यहाँ भी 2 केसेस आते हैं, एक या वो रिपीटिंग हो या नॉन रिपीटिंग हो। अगर रिपीटिंग है तो वो रेशनल है, जैसे 2.77777 एंड सो ऑन। इसको 2.7 और ऊपर ये बार से भी डिनोट किया जाता है, या फिर यहाँ पर जैसे 2.456789 और ये आगे चलता जा रहा है नॉन रिपीटिंग डेसिमल में, तो इनको हम नॉन रिपीटिंग कहते हैं। जैसे कि जो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल √2, √3, इनकी जब आप वैल्यूज निकालेंगे तो ये कंटिन्यू चलती जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कुछ थ्योरम देखेंगे। क्या है वो थ्योरम? सबसे पहले थ्योरम का स्टेटमेंट, इफ x बी अ रेशनल नंबर whose decimal expansion terminates मतलब किसी डेसिमल पॉइंट के किसी पर्टिकुलर नंबर के बाद वो टर्मिनेट हो रहा है, जैसे कि 2.632, बस यहाँ के बाद ये खत्म हो गया, मतलब ये 2 के बाद टर्मिनेट हो गया। तो यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं? देन x can be expressed in the form of P upon Q and the prime factorization of Q is in the form of 2 की पावर m into 5 की पावर n। कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई भी हमारे पास ऐसा रेशनल नंबर है जो टर्मिनेट हो रहा है तो हम उसको P upon Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो जो Q का फॉर्म आता है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में आता है। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं जो इसी थ्योरम का रिवर्स है। वो क्या कहता है? लेट x इक्वल टू P upon Q बी अ रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इज ऑफ फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। यानी इसका मतलब क्या होगा? क्या हो रहा है भाई? रेशनल नंबर है P बाई Q की फॉर्म में, और Q जो है हम 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में लिख सकते हैं। इसका मतलब वो जो नंबर है वो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट जरूर होगा। यानी कि जब भी आपको
किसी भी रेशनल नंबर की टर्मिनेटिंग टेंडेंसी देखनी है कि भाई वो टर्मिनेट होगा या नहीं होगा, तो सिंपल सी बात है, उसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखो। अगर जो आपका Q है उसको आप 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका मतलब वो टर्मिनेट जरूर होगा। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है, लेट x इक्वल टू P अपॉन Q बी अ रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। इसका मतलब क्या होगा बताइए, सिंपल सी बात है, अगर इस फॉर्म में वो नहीं आता इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा रियल नंबर्स खत्म होता है। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल से। तो देखिए पॉलिनोमियल में सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि हमारे पास ये टर्म है 2x², तो यहाँ पर क्या चीज क्या डिनोट कर रही है वो हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर हम इस टर्म की बात करें 2x², तो यहाँ पे 2 होता है कोफिशिएंट, जो x होता है वो होता है वेरिएबल, और जो x की पावर होती है उसको हम पावर या फिर हम उसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं। जैसे अगर a x की पावर n करे तो a जो है हमारा कोफिशिएंट है, यानी कोई भी हमारे पास टर्म्स हो, इक्वेशंस हो, तो उसमें a b c वाली जो टर्म्स होती हैं वो होती है आपके जो कोफिशिएंट्स होती है, वो x y z वाली जो टर्म्स होती है वो डिनोट करती है आपके वेरिएबल्स को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, भाई हमारा जो पॉलिनोमियल होता है वो किस फॉर्म में होता है, भाई ax प्लस बी के फॉर्म में हो सकता है, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हो सकता है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो या किसी भी पावर का हो। अगर हमें उसकी वैल्यू निकालनी है तो अगर एग्जाम्पल अगर px कोई पॉलिनोमियल है ax प्लस b, तो वहां पर अगर कोई नंबर लाइक करता है अल्फा जो बिलोंग करता है किसको, रियल नंबर को, हम कह सकते हैं अगर हम वहां पर x को, भाई इस x को अगर अल्फा से रिप्लेस कर दें तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी वैल्यू ऑफ px किस पॉइंट पर, x इक्वल टू अल्फा पर। और उसको कैसे डिनोट करेंगे, उसको डिनोट करेंगे p ऑफ अल्फा, यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो इसके लिए जो p ऑफ अल्फा होगा वो कितना होगा, a अल्फा प्लस b, मतलब वैल्यू के लिए अगर आपको x इक्वल टू अल्फा पुट करना पड़ेगा उस वैल्यू को निकालने के लिए। ठीक है, a real number alpha is the zero of the polynomial px if p alpha equal to 0। अब अगर वो x इक्वल टू अल्फा अगर आप किसी इक्वेशन में पुट करते हैं, पुट करने के बाद अगर आपका जो आंसर है वो 0 आ जाता है तो उसको आप कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे कि अगर यहाँ पे 2x प्लस 3 है, यहाँ पे मान लो आप x इक्वल टू 1 रख रहे हैं, अगर x इक्वल टू 1 रखने पर भाई यहाँ पे जैसे अगर मैं 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, भाई यहाँ पे कुछ वैल्यू आ जाएगी जो आ रही है 5, लेकिन अगर ये वैल्यू यहाँ नहीं आती और आपका आंसर 0 आ जाता, इसका मतलब ये जो 1 होता वो इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाता, वो उसका 0 कहलाता। आगे देखते हैं, if x equal to alpha is such that p of alpha equal to 0, then x equal to alpha is said to be the root of the polynomial equation px equal to 0। वही बात है भाई, जहां इसको 0 कह रहे हैं, अगर x equal to alpha रखने पर 0 आता है तो उनको हम रूट ऑफ द पॉलिनोमियल भी कहते हैं। ठीक है, इसका डिटेल में पढ़ने के लिए, बिल्कुल अच्छे से विजुअलाइजेशन के साथ पढ़ने के लिए आप ई-सरल ऐप देख सकते हैं, वहां पर आपको पूरा अच्छे से मिल जाएगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राफ ऑफ px विल कट द x एक्सिस एट x इक्वल टू अल्फा। जो ग्राफ होगा px का वो x एक्सिस पर अल्फा पे कट करेगा, यानी जो x एक्सिस पर ग्राफ कट कर रहा है वो कहलाएंगे उसके रूट या फिर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अल्फा इज टेकन एज रूट ऑफ एनी लीनियर पॉलिनोमियल। अगर लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो उसका रूट अल्फा हम कह सकते हैं। अगर वो क्वाड्रेटिक होगा यानी 2 रूट होंगे तो हम अल्फा बीटा कह सकते हैं। अगर वो क्यूबिक होगा तो उसको हम डिनोट करते हैं 3 रूट को अल्फा बीटा और गामा से। यहाँ पर अब कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला,
एनी लीनियर पॉलिनोमियल विल हैव मैक्सिमम 1 रूट एंड इज टेकन एज अल्फा। वही बात है जो हमने अभी देखी है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उसके मैक्सिमम 2 रूट होंगे अल्फा बीटा, और क्यूबिक होगा तो उसके मैक्सिमम 3 रूट होंगे, वो होंगे अल्फा बीटा गामा। और लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी हैज ओनली 1 जीरो। अगर लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो उसका सिर्फ एक ही जीरो होगा। भाई लीनियर है यानी ax प्लस बी है, इसको अगर हम देखें तो भाई ax प्लस बी इक्वल टू 0, तो यानी अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो ax इक्वल टू माइनस बी और x इक्वल टू माइनस बी बाय ए, यानी इसकी सिंगल वैल्यू आ रही है, यानी इसका जो जीरो आएगा वो भी सिर्फ एक ही होगा, यानी कोई एक ही वैल्यू होगी ऐसी जो इसको सेटिस्फाई करेगी। जीरो इज अ पॉइंट वेयर द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस। ये बात हमने पहले भी करी है, जीरो वो होता है जहां पे वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। अगर लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है तो वो स्ट्रेट लाइन ही आएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरोस, मतलब मैक्सिमम 2 ही जीरो हो सकते हैं क्वाड्रेटिक के, 1 भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर लेकिन 1 होंगे तो वो रिपीटिंग होंगे। एंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 3 जीरोस। आगे देखते हैं, अगर हमारे पास जो इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर abc बिलोंग्स टू r एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ क्या केसेस बनते हैं? अगर आपका जो a है, वैल्यू ऑफ a है, वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि इसका जो ग्राफ होगा उसका माउथ अपवर्ड होगा। कहने का मतलब अगर हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ग्राफ देखें जहां पर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, तो भाई उसके जो रूट्स होंगे, भाई एक्स एक्सिस को क्या कैसे कट करेंगे? या तो वो दोनों जगह, 2 जगह एक्स एक्सिस को कट करेंगे तो 2 रियल रूट आएंगे। अगर वो एक्स एक्सिस को किसी एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं, यानी जो दोनों रूट है वो उसके बराबर है, अल्फा इक्वल टू बीटा है, यानी 2 इक्वल रूट्स आएंगे। और या फिर ये कंडीशन हो सकती है कि वो एक्स एक्सिस को टच ही ना करे, यानी कोई भी उसका रियल रूट नहीं आएगा। ये कौन सी कंडीशन है? जब a ग्रेटर देन 0 है, यानी माउथ अपवर्ड है। अगर a की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 हुई, यानी अगर माउथ डाउनवर्ड हुआ, तो क्या होगा? तो भी 3 कंडीशन आएगी। पहली के भाई 2 पॉइंट पे वो कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, यानी अल्फा बीटा उसके रूट्स होंगे, 2 रियल रूट्स, या वो किसी एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, अल्फा बीटा के बराबर है, 2 इक्वल रूट्स, या फिर उसके कोई भी रियल रूट नहीं आएंगे अगर वो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, की पॉइंट्स देख लेते हैं। यानी कि फॉर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, abc जहां रियल है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहली कि जो ग्राफ होगा इस केस में वो पैराबोला होगा। पैराबोला में या तो माउथ अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो माउथ अपवर्ड, a लेस देन 0 है तो माउथ डाउनवर्ड। नेक्स्ट जो चीज है इंपॉर्टेंट वो ये है, फॉर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। और अगर इक्वल रूट होंगे, मतलब कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को किसी एक ही पॉइंट पे टच कर रहा होगा। और अगर ग्राफ टच ही नहीं कर रहा, इसका मतलब कोई भी रियल रूट्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज पढ़ने वाले हैं। बच्चों ये सारी आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कुछ आपने आपकी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी हुई होंगी। ये सारी आइडेंटिटीज आपको बाय हार्ट होनी चाहिए, तो फटाफट से रिवाइज करते हैं, आपको याद भी है। सबसे पहले आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, बताइए फटाफट। भाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, यानी एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। बच्चों जैसे मुझे याद है ना, बिल्कुल वैसे ही आपको भी याद हो जानी चाहिए, तो फटाफट से जैसे मैं बोल रही हूँ मेरे साथ साथ जरूर रिपीट करते जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई एक्स प्लस ए ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस बी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई।
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में नेक्स्ट ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। अगर आप इन सब आइडेंटिटीज के प्रूफ्स सीखना चाहते हैं तो आप ई सरल ऐप पर इन सब के प्रूफ देख सकते हैं। बहुत अच्छे से विजुअलाइज करवा के आपको इनके प्रूफ समझाए हुए हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये आइडेंटिटीज ऐसी ही क्यों होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भाई, अगर हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है ax प्लस बी, तो इसमें जो वैल्यू ऑफ x होगी, या अगर हम कहें इसका जीरो अगर हमें डायरेक्टली निकालना है और हमें इक्वेशन दी हुई है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? ये निकाल सकते हैं माइनस बी बाई ए, यानी माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर जो सम ऑफ रूट्स यानी जो अल्फा प्लस बीटा होगा वो होता है माइनस बी बाय ए, या हम कह सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा बीटा, भाई ये अल्फा बीटा क्या है? भाई सिंपल सी बात है, अब तो आपको आता है, हम सिंपल रिवीजन करें। भाई क्वाड्रेटिक है तो इसके दो रूट होंगे, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी बाय ए यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस जी, तो सम ऑफ जीरो होगा माइनस बी बाय ए। अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा टेकन टू एट अ टाइम, मतलब कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो ये होगा सी बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा बीटा गामा, तो वो कितना होगा? माइनस डी बाय ए। ठीक है, देखो अब देखते हैं डिवीजन एल्गोरिथम, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, बहुत इजी है, आता भी है, पढ़ते हुए भी आए भाई। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये हम काफी टाइम से बचपन से इसको देखते हुए आ रहे हैं, तो ये तो हमें बाय हार्ट है ही सही। इसका जो स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं। ये कहता है इफ पी एक्स एंड जी एक्स आर एनी टू पॉलिनोमियल्स विद जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, then we can find polynomials qx and rx such that px is equal to gx into qx plus rx where rx is equal to 0, या उसको ये भी कह सकते हैं कि भाई जो डिग्री होती है rx की वो हमेशा छोटी होती है डिग्री ऑफ gx की। भाई आपका gx क्या है? gx आपका डिवाइजर है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, और rx क्या है? आपका जो रिमाइंडर होता है वो, तो जो रिमाइंडर की डिग्री आती है वो हमेशा छोटी होती है किसके? डिवाइजर की। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर भी रिवाइज होता है। अब हम बात करते हैं हमारा अगला चैप्टर, जो कौन सा है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे आसान चैप्टर है, कैलकुलेटिव चैप्टर है, फटाफट से इसके भी मेथड्स रिवाइज कर लेते हैं। तो अगर हम सिंपल इक्वेशन की बात करें, लीनियर इक्वेशन, लीनियर मतलब इनकी डिग्री होगी 1, दो वेरिएबल यानी यहाँ पर दो वेरिएबल आते हैं x और y, यानी कि अगर हमारे पास इक्वेशन है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं x और y दो वेरिएबल्स है और इनकी पावर दोनों की 1 है, या बोलो डिग्री दोनों की 1 है, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। अगर हमारे पास इक्वेशंस ऑफ लाइंस है रिप्रेजेंटेड बाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर इन दोनों लाइंस की 3 कंडीशन आती है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो पहली कंडीशन, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर ये कंडीशन आती है इसका मतलब जो लाइंस है वो होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी इन दोनों इक्वेशन के सारे कोफिशिएंट सेम हो, इसका मतलब भाई दोनों सेम ही तो लाइन होंगी, यानी वो जो दोनों लाइंस है वो कोइंसिडेंट लाइंस होती है। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो लेकिन वो c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं हो, इसका मतलब वो जो लाइंस होती हैं वो पैरेलल लाइंस होती है। अब यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशंस आती है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आती है, इनको सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। तो अगर हमारे पास दो इक्वेशन हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो इसके लिए हमारे पास जो 3 मेथड है वो होते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। फटाफट से इन तीनों मेथड को रिवाइज करते हैं। भाई सबसे पहला जो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है उसमें क्या कहते हैं, भाई आपके पास x और y में दो इक्वेशन होती है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, भाई सिंपल सी बात है, जो दोनों इक्वेशन है उन दोनों इक्वेशन को लिख लो। उसके बाद का स्टेप होता है कि किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिख लो। जैसे कि अगर आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 2 है और 3x प्लस 4y इक्वल टू 4 है, तो इस यहाँ से हम x की वैल्यू 2 माइनस वाई लिख सकते हैं और उसको इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो बस क्या करना है, अगला स्टेप, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2। भाई ये इसको क्या करना है, इसमें पुट कर देता है, इसमें पुट कर देना है इन अदर इक्वेशन टू गेट लीनियर इक्वेशन इन अदर वेरिएबल। नेक्स्ट जो आपका स्टेप आता है, भाई अब क्या करो, सिंपल, जब इसको इसमें पुट कर देंगे तो सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन आ जाएगी, उसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे ही यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसी एक की, तो हम उसको दूसरे में पुट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द रिलेशनशिप दैट इज ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2। सिंपल सा प्रोसेस है। नेक्स्ट जो आपके पास मेथड होता है वो होता है मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। इसके अंदर जो हमारे पास स्टेप्स होते हैं, सबसे पहला इक्वेशंस लिख लो। इक्वेशंस लिखने के बाद क्या करते हैं, हम कोई भी एक वेरिएबल वाले टर्म को क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन बाय सुटेबल नंबर सो दैट द कोफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल आर न्यूमेरिकल इक्वल। कोई भी एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है उसको बराबर कर देते हैं। उसके बाद एज पर रिक्वायर्ड इफ द न्यूमेरिकल इक्वल कोफिशिएंट्स आर ऑपोजिट इन साइन, अगर वो ऑलरेडी ऑपोजिट हो साइन में तो उसको ऐड करते हैं, वरना हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आ जाती है वो सिर्फ एक ही वेरिएबल में आ जाती है, उसको हम सॉल्व करते हैं और जो वैल्यू आती है उस वेरिएबल की उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करके x और y दोनों की ही वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड होता है वो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमारे पास जब ये दो इक्वेशन है तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, भाई x जो है वो आ जाता है b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1 और y आ जाता है c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। भाई ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ये कैसे आया, तो इसके लिए आप वीडियो लेक्चर्स है उसको देख सकते हैं, वहाँ पर आपको इसको याद करने की, सॉल्व करने की बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक्स भी बताई हुई है। तो यहाँ पर देखिए इस कंडीशन में दो केसेस आते हैं। सबसे पहला केस, भाई ये जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं हो। अगर ये ज़ीरो नहीं होता तो मतलब कि x और y की कोई फाइनाइट वैल्यू आती है, तो ये जो सिस्टम होगा वो यूनिक सोल्यूशन देगा। एक और इसमें ये कंडीशन आती है कि a1b2 माइनस a2b1 इसकी वैल्यू ज़ीरो हो। अब जब ये ज़ीरो होती है तो यहाँ पर भी पहली चीज़ ये बनती है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 और ये किसी लैम्डा के बराबर है। यानी इस केस में क्या होगा, इस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आते हैं। लेकिन एक और केस ये आता है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका मतलब यहाँ पर जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होता है वो इनकंसिस्टेंट होता है, यानी नो सोल्यूशन आता है। ठीक है, यहाँ पर हम एक और चीज़ पढ़ते हैं, वो होती है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे हम काफ़ी टाइप्स पढ़ते हैं। पहली टाइप इसमें जो वो होती है वो ये होती है, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए ये दो इक्वेशन 47x प्लस 31y इक्वल टू 63, 31x प्लस 47y इक्वल टू 15। क्या है इसमें चीज़, देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए x का जो कोफिशिएंट है इस इक्वेशन का और y का जो कोफिशिएंट है इस इक्वेशन का वो सेम है। सिमिलरली इसका y का कोफिशिएंट और इसका x का कोफिशिएंट वो सेम है। जब ऐसा इक्वेशन आता है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, इन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर जो आपके पास इक्वेशंस आएगी वो बहुत आसानी से सॉल्व हो सकती है। तो जब भी ऐसा आए तो क्या करना है, एक बार इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो तो एक इक्वेशन आ जाएगी, दोनों इक्वेशन को एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो तो एक इक्वेशन आ जाएगी, फिर उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो। दूसरा जो आपका टाइप 2 आता है वो इस फॉर्म में आता है। तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्म के लिए हम 1 अपॉन x जो होता है उसको कुछ वेरिएबल मान लेते हैं, जैसे कि v, और 1 अपॉन y को हम मान लेते हैं, मान लीजिए u।
सिंपल सी बात है, इसमें पुट कर देते तो इक्वेशन क्या हो जाएगी भाई, x को तो v माना है भाई, 1/x को तो v माना है, तो ये हो जाएगी 1/2 इंटू वी प्लस 1/3 इंटू यू इक्वल टू 2। सिंपल सा ये तो हमारा लीनियर जो अभी तक की इक्वेशंस हम जिस तरह सॉल्व करते हैं उसी फॉर्म में आ जाएगा। अब उसको किसी भी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन हो, सब्स्टिट्यूशन हो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो। नेक्स्ट जो टाइप आता है टाइप 3, वो इस फॉर्म में आता है, तो कुछ नहीं, डरने की बात नहीं है। यहाँ पर क्या करो भाई, 1/x माइनस 1 को सब्स्टिट्यूट कर लो u और 1/y माइनस 2 को सब्स्टिट्यूट कर लो v। सिंपल सी बात है, सब्स्टिट्यूट ही करना है। सिंपल, इससे जब सॉल्व करेंगे तो आसान सी दो इक्वेशन आ जाएगी, वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो टाइप आता है वो होता है टाइप 4, जो इस फॉर्म में आता है। इसको बच्चे जनरली देख के डर जाते हैं, लेकिन भाई डरने की बात नहीं है, हम वैसे भी रिवाइज करें तो इसको बताइए कैसे सॉल्व करते हैं। भाई सिंपल सी बात है, इस इक्वेशन को कैसे लिख दो भाई, 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5। तो यहाँ से x से x हो जाएगा कट, यहाँ से y से y। इक्वेशन क्या हो गई भाई, 7/y माइनस 2/x इक्वल टू 5। अब क्या करो भाई, सिंपल 1/x को u मान लो, 1/y को v मान लो और सॉल्व कर लो। नेक्स्ट जो टाइप आता है वो आता है इस फॉर्म में। तो यहाँ पर भी डर लग जाता है, कैसे सॉल्व करें। कुछ नहीं, अज्यूम करो भाई, यहाँ पे 1/x प्लस वाई को u मान लो, 1/x माइनस वाई को v मान लो। दो इक्वेशंस आ जाएगी, उसको सॉल्व कर लो, वैल्यूज को पुट कर लो, फिर दो इक्वेशन आएगी, फिर से सॉल्व कर लो। सिंपल सा है, ठीक है। तो भाई इसी के साथ हमारा लीनियर इक्वेशन, भाई जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो हमने कर लिए। इसके अलावा इसके अंदर एक और प्रोफाइल आता है, वो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो आती है वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स बच्चों आपको सेंटेंस पढ़ के आपको इक्वेशन बनानी होती है, ठीक है। नेक्स्ट अब कौन सा चैप्टर, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c इक्वल टू 0, जहाँ पर a, b और c रियल नंबर्स होते हैं और a जो है वो 0 के बराबर नहीं होता, a की वैल्यू 0 नहीं होती। और क्या कह सकते हैं भाई, x इक्वल टू अल्फा इज सेड टू बी रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c where a is not equal to 0 if x equal to alpha satisfy the quadratic equation, that is in other words the value of a alpha square plus b alpha plus c is 0। ये चीज़ हमने पॉलिनोमियल में भी सीखी हुई है कि कोई भी इक्वेशन है उसका जो रूट होगा या 0 होगा, वो उसका रूट या 0 तभी कहलाता है कि अगर उस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करें और अगर हमारा आंसर 0 आ जाता है तो वो उसका रूट कहलाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो इक्वेशन होती है ax² + bx + c इक्वल टू 0, इसको जो सॉल्व करते हैं, रूट्स निकालते हैं, तो इसकी वैल्यू आती है x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। इसको हम श्रीधर आचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है और ये जितने भी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए ये एक तरह से हमारा डॉन है। जब भी समझ नहीं आए ये फॉर्मूला लगाओ, आपको चुटकियों में आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, -b प्लस √d/2a या फिर x इक्वल टू -g माइनस √d/2a, जहाँ पर जो d है वो क्या होता है b² - 4ac, उसको डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं और उसको कैपिटल D या डेल्टा से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम नेचर ऑफ रूट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे, देखिए यहाँ पर जो आपका D होता है डिस्क्रिमिनेंट, ये हेल्प करता है आपको कि आप बता सके कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसका जो रूट्स होंगे उनका नेचर क्या होगा। तो अगर अल्फा बीटा उसके दो रूट्स हैं तो भाई अल्फा की वैल्यू क्या होगी, -b प्लस √d/2a, बीटा की -b माइनस √d/2a। तो यहाँ पर सबसे पहला केस जो आता है वो होता है अगर d ग्रेटर देन 0 है। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी उसका मतलब जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे, अनइक्वल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। इसका मतलब दो अलग अलग रूट्स आएंगे।
तो रूट हम कैसे निकाल सकते हैं भाई, अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a और बीटा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। दूसरा केस यहाँ पर आता है कि अगर जो d है डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू 0 हो। अगर ये 0 हो गया इसका मतलब जो रूट्स जो होंगे वो रियल भी होंगे, इक्वल भी होंगे। भाई यहाँ पर ये जो d है यही 0 हो जाए तो मतलब आपका जो रूट है वो माइनस बी अपॉन 2a ही रह जाएगा। तो रूट्स हम कैसे निकाल सकते हैं, हर एक रूट होगा माइनस बी बाई 2a। ये रिपीटेड रूट्स भी होते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ आती है कि अगर d की वैल्यू ग्रेटर भी हो और इक्वल टू भी हो 0 का मतलब रूट्स रियल होंगे ही होंगे। जो तीसरा केस आता है वो ये आता है कि जो d है उसकी वैल्यू 0 से कम हो। अगर d की वैल्यू 0 से कम है तो कोई भी उसका रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो देखिए हमने क्या चीज देखी भाई, d ग्रेटर देन 0 हुआ, माउथ अपवर्ड होगा, a ग्रेटर देन 0 होगा तो दो रियल रूट्स आएंगे, रियल और इक्वल। d की वैल्यू 0 हुई तो इसका मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस पे एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, दो इक्वल रूट से रूल रियल और डिस्टिंक्ट हो गए। अगर d की वैल्यू 0 से कम है इसका मतलब कोई भी रियल रूट्स नहीं आता है। तो यहाँ हम जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं, वो ये है कि d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac एक परफेक्ट स्क्वायर है। जब वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो रूट के बाहर आ सकता है, यानी d ग्रेटर देन 0। इसका मतलब जैसे ये कंडीशन आए तो सोच लेना कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर है बी स्क्वायर माइनस 4ac। द रूट्स विल बी रेशनल एंड अनइक्वल। अनइक्वल कैसे हो जाएंगे भाई, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी है तो प्लस से एक रूट आएगा और माइनस से एक रूट आएगा। नेक्स्ट जो कंडीशन आती है वो ये आती है कि भाई d ग्रेटर देन 0 हो और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। इसका मतलब रूट जो है वो इरेशनल होंगे और वो एक कॉन्जुगेट पेयर ऑफ सर्ड्स में आएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वाड्रेटिक चैप्टर खत्म होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं लास्ट चैप्टर इस वीडियो का, जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये सबसे आसान होता है, सिर्फ इसमें दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं। फटाफट से देख लेते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच each term is obtained by adding a fixed number d to the preceding term except the first term. The fixed number d is called the common difference. The general form of AP is a plus g, a plus 2d, a plus 3d. क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है। AP क्या होती है, कोई भी हमारा एक टर्म हो उसमें कोई एक नंबर इक्वली ऐड करते जाएं उसकी पहले वाली टर्म में। जैसे हमारे पास नंबर है a में हमने कोई नंबर d ऐड किया, क्या बन गया a प्लस g में फिर d ऐड किया, क्या बन गया a प्लस 2d, a प्लस 2d में फिर एक नंबर ऐड किया, क्या बन गया भाई a प्लस 3d। यानी कि हर एक टर्म जो दो कंटिन्यूअस कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है AP के अंदर, उनका जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट देखते हैं, अ गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स a1, a2, a3 इज एन AP इफ द डिफरेंस a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 गिव द सेम वैल्यू। ये हमने अभी देखा था कि हर कॉन्जिक्यूटिव जो टर्म है उनका जो डिफरेंस होता है वो इक्वल होना चाहिए और उसको हम कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। यानी अगर हम जनरल बात करें तो ak प्लस 1 माइनस ak इज सेम फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ k। नेक्स्ट, द जनरल टर्म ऑफ एन AP, जहां पर उसका जो फर्स्ट टर्म है वो a हो, कॉमन डिफरेंस g हो, तो उसका जो जनरल टर्म होता है वो हम डिनोट करते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आपको तो बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन AP, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है SN, मतलब n डिनोट करता है कितने टर्म तक का हम सम निकाल रहे हैं, तो SNth, यानी सम ऑफ n टर्म विल बी n by 2, 2a plus n minus 1d। बहुत सारे केसेस में आपको फर्स्ट टर्म और एक लास्ट टर्म भी दे दी जाती है और उस केस में आपसे सम पूछ लिया जाता है, तो उसका भी बहुत आसान फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू n by 2 a plus l। सिंपल सा फॉर्मूला है।
तो इससे आप सम निकाल सकते हैं। ठीक है, ट्राइंगल से, ट्राइंगल्स में हमने यहाँ पर जो पढ़ा था हमारी 10th में क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है। सिमिलर ट्राइंगल के बारे में हमने पढ़ा था, तो उसकी इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ, सबसे पहली कंडीशन क्या होती थी, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल है, जैसे यहाँ है ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR, तो इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है सारे वो बराबर हो तो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, और इन ट्राइंगल को हम इक्वी एंगुलर ट्राइंगल भी कहते थे। दूसरा, रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, या हम कहते हैं प्रोपोर्शनल, जो इन दोनों ट्राइंगल की साइड्स का जो रेशियो है वो बराबर आता। जैसे कि अगर अपन AB अपॉन PQ निकाले, वो किसके बराबर होगा, BC अपॉन QR के, वो किसके बराबर होगा, AC अपॉन PR के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट सिमिलर फिगर्स मे और मे नॉट कॉन्ग्रुएंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है। जनरली बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो याद रखना कि अगर कोई दो चीजें कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो सिमिलर बिल्कुल होंगी, लेकिन अगर कोई चीज सिमिलर है तो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो दोनों चीजें भी कॉन्ग्रुएंट होगी। इसको बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी फील के साथ, बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ ऐप में समझाया हुआ है। आप चाहें तो प्ले स्टोर पे जाइए, ई सरल ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको 10th के कोर्स के अंदर जो वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें पूरा सिमिलर ट्राइंगल्स मिल जाएगा। वहां पे बहुत अच्छे विजुअलाइजेशन के साथ बताया हुआ है कि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो सिमिलैरिटी होती है उसके लिए हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी। वो तीनों कंडीशन कौन कौन सी थी, एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। पहले था ए क्राइटेरिया, जिसको आप एंगल क्राइटेरिया भी कहते हैं, जिसमें क्या बताया था कि अगर हमारे पास कोई दो ट्राइंगल हो तो अगर उन दोनों ट्राइंगल के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो बराबर हो तो वो दोनों ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर होंगे। किस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से, ए क्राइटेरिया से। दूसरा क्राइटेरिया हमने पढ़ा था SAS, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, जो ये कहता था कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल है, उन दोनों ट्राइंगल में कोई एक एंगल किसी एक ट्राइंगल का दूसरे ट्राइंगल के एंगल के बराबर हो, साथ में दो साइड जो उन एंगल को इंक्लूड करती है। क्या कहा मैंने, दो साइड जो उन एंगल को इंक्लूड करती है, या हम कहें एंगल इंक्लूडेड द साइड्स। अगर ये प्रोपोर्शन में हो, एंगल बराबर हो, साथ में जो साइड्स उन एंगल को इंक्लूड करती हो वो प्रोपोर्शन में हो, तो कह सकते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं SAS सिमिलैरिटी से। नेक्स्ट जो होता है वो होता है साइड सिमिलैरिटी, जो ये कहता है कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल है, उन दोनों ट्राइंगल की जो साइड्स है वो इक्वल प्रोपोर्शन में हो तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली थ्योरम है BPT, जिसको हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको थेल्स थ्योरम नाम से भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो चलिए उसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। उसका जो स्टेटमेंट है वो ये है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, देन द टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। कहने का मतलब कि अगर हमारे पास यहाँ पे ये ट्राइंगल है ABC और हमने कोई एक लाइन खींची, जैसे यहाँ पर हम DE लाइन खींच रहे हैं इस तरह कि वो उसके सामने वाली साइड के पैरेलल हो, तो ये जो लाइन है वो उसकी बाकी की दोनों साइड को क्या करेगी, सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। ये थ्योरम्स हमने प्रीवियस क्लासेस में भी देखी है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो इस थ्योरम को अच्छे से कर लीजिए। इसका प्रूफ अगर आपको चाहिए तो आप ई सरल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे इसका प्रूफ बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो अगर इसका स्टेटमेंट एक बार फिर से देखें तो क्या कहता है इसका स्टेटमेंट, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है,
यानी कि ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल होगी, यानी AD अपॉन जो BD है वो AE अपॉन EC होगा। ठीक है, इसका कई बार जो कन्वर्स है वो भी पूछ लिया जाता है, जो क्या कहता है, उसका स्टेटमेंट है इफ अ लाइन डिवाइड्स any two sides of a triangle proportionally then the line is parallel to the third side। मतलब कि अगर कोई जो लाइन है वो ट्राइंगल की दो साइड को प्रोपोर्शनली इक्वली डिवाइड कर रही है, यानी AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो लाइन DE होगी वो उसके सामने वाली साइड BC के पैरेलल होगी। ठीक है, इसकी अगली जो थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है एरियाज रिलेटेड टू सिमिलर ट्राइंगल। इसका जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। कहने का मतलब अगर आपके पास यहाँ दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF, तो जो एरिया होगा ट्राइंगल ABC का अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। यानी अगर हम इसको लिखे तो कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, ये किसके बराबर होगा, AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, या फिर हम बोले BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर, या फिर AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। ठीक है, इसकी एक और थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, जो आपको बहुत अच्छे से आती है, उसका स्टेटमेंट भी आपको आता है, लेकिन वो भी हम सिमिलैरिटी से भी प्रूव करते हैं। तो उसका जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। किसी भी ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसका कन्वर्स जो होता है वो भी पूछ लिया जाता है, जो क्या कहता है इन अ ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स देन द ट्राइंगल इज राइट एंगल। ठीक है, तो ये जो पांचों थ्योरम है सिमिलर ट्राइंगल की, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इन पांचों थ्योरम के जो प्रूफ है वो आपको समझाए हुए हैं। इसके प्रूफ देखने के लिए आप ई-सरल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इनका स्टेटमेंट, इसका प्रूफ, ये पांचों थ्योरम का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए, ये जनरली पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ये जो चैप्टर है जनरली ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर पे। बहुत आसान है, कुछ फॉर्मूले हैं, बस वो फॉर्मूले आपको याद हो तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड कर सकते हैं। जस्ट यू नीड इज टू लर्न द फॉर्मूला। सबसे पहला फॉर्मूला है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला, जो क्या कहता है कि d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कैसे भाई, अगर आपके पास कोई दो पॉइंट दिए हुए हैं, यहाँ पर पॉइंट A है और कोई पॉइंट B है, तो इन दोनों पॉइंट का अगर ये A है, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1 और जो B है उसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा d वो किसके बराबर होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर आपके पास यही दो कोऑर्डिनेट है x1 y1 और x2 y2 और ये किसी इस पॉइंट पे इस सेक्शन में डिवाइड हो रहे हैं m इंटू n के रेशियो से, m इज टू n के रेशियो से, तो ये जो पॉइंट है मान लीजिए P, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा भाई, ये जो P है इसका कोई कुछ कोऑर्डिनेट होगा x, y, तो x की वैल्यू कितनी होगी mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और जो y है उसकी वैल्यू होगी my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला, यानी कि अगर आपके पास कोई दो पॉइंट दिए हुए हैं और आपको ये पता है कि इन दोनों का कोई एक मिड पॉइंट है और उस मिड पॉइंट के अगर आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो वो हम कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, एक और जो इसका फॉर्मूला आता है वो आता है कि अगर आपको किसी ट्राइंगल के सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट निकालना हो। अब सेंट्रोइड क्या होता है भाई, वो पॉइंट जहां पर किसी भी ट्राइंगल के
तीनों मीडियन आके मीट करते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रॉइड। और मीडियन क्या होता है? मीडियन वो लाइन होती है जो किसी भी ट्राइंगल के वर्टेक्स से आती है और उसकी सामने वाली साइड को इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। तो अगर आपको किसी सेंट्रॉइड का पॉइंट निकालना हो तो वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। यहां पर x1 x2 x3 y1 y2 y3 क्या है? कोऑर्डिनेट है उस ट्राइंगल के। अगर कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, जिसका A का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, B का x2 y2 है, C का x3 y3 है, तो उसका सेंट्रॉइड हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका फॉर्मूला आता है वो आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट फॉर्मूला लगाओ और आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आपके पास उस ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो उसका एरिया हम निकाल सकते हैं 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। याद रखने का तरीका 1 2 3 इसी ऑर्डर में आना चाहिए। देखो कैसे भाई, 1/2 आएगा, फिर x1 आ रहा है तो y2 माइनस y3, फिर x2 आएगा y3, भाई 2 के बाद 3 आता है, y3 माइनस y2, फिर x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो इसी के साथ कोऑर्डिनेट भी हमारा खत्म होता है। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर से, जो जनरली बच्चों को डर लगता है उससे, होता वो सबसे आसान है, लेकिन बस कुछ चीजें उसमें ध्यान रखने की होती है जिसकी वजह से जनरली बच्चे इसमें गलतियां कर देते हैं या छोड़ के आ जाते हैं। यह चैप्टर होता है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं कि भाई अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, तो उस ट्राइंगल ABC में अगर हम साइन ऑफ एंगल A, भाई यहां पर अगर हम साइन ऑफ एंगल A निकाले तो वो क्या होगा? साइड अपोजिट टू एंगल A अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये जो एंगल A है इसके अपोजिट वाली साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। जो कॉस होगा वो साइड एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब एंगल A के पास वाली साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, और जो tan होगा वो होगा साइड अपोजिट टू एंगल A अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल A। आप सोच रहे होंगे मैम आप ऐसे क्यों बता रहे हो, हमको तो इतनी अच्छे से ट्रिक से याद है, PBP अपॉन, बोलिए भाई आपने पढ़ा हुआ है क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। भाई सब लोग इसको डिफरेंट तरीके से याद रखते हैं, भाई मैंने इस तरीके से याद रखा हुआ है। P अपॉन H यानी परपेंडिकुलर अपॉन H, जो क्या आता है? साइन। B अपॉन H यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जिससे आता है कॉस, और P अपॉन B जो क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इससे आता है tan की वैल्यू। तो इससे तो भाई आपको साइन कॉस tan की वैल्यू याद है, लेकिन मैंने ये इसलिए बता दिया ताकि अगर आपसे कभी घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको वो चीज भी आनी चाहिए। हाँ भाई हम रिवाइज कर रहे हैं, फटाफट रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमें और चीजें जो पता है वो क्या है भाई, ये है कि जो cosec A होता है वो 1/sin होता है, sec A होता है वो 1/cos A होता है, tan A जो होता है वो 1/cot A होता है, और tan को अपन sin A अपन cos A भी लिखते हैं। और कोई cot A पूछ ले तो cot क्या हो जाएगा? वेरी गुड, cos अपन sin। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री में कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज होती है, सिर्फ 3 आइडेंटिटी अगर आपको अच्छे से याद है तो उससे आप कोई से भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्व कर सकते हैं। पहली आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उन सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर आपने उसमें कन्वर्ट कर लिया तो उसके बाद सिर्फ एक ही आइडेंटिटी है जो आपको याद रखनी है, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो जब भी आपके प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप उनमें जितना हो सके सबको साइन और कॉस में ही कन्वर्ट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, जो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, जहां पर जो थीटा है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करता है। नेक्स्ट इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, वेयर थीटा लाइज बिटवीन 0 टू 90 डिग्री। ये क्यों बताया? क्योंकि कितनी बार इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और अब तो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आएंगे, तो इसलिए आपको ये छोटी छोटी चीजें भी पता होनी चाहिए। ठीक है,
अब जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑलरेडी डिफाइंड है कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के, उसकी टेबल देख लेते हैं। 0, 30 डिग्री, 45, 60, 90 सबकी वैल्यूज दी हुई है। ये सब आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। देखिए एक ट्रिक बताती हूं यहां पर। मान लो अभी एग्जाम में आप ये भूल गए तो क्या करो भाई, एग्जाम में जैसे ही बैठो आपके पास आंसर शीट आ जाए ना, पीछे बैठ के ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टेबल फटाफट से बना लो। अब आप सोच रहे होंगे मैम इसको फटाफट से कैसे बनाएंगे, मैं ट्रिक बताती हूँ। देखो क्या करो, देखो ये सारे एंगल्स लिख लो भाई। ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री लिख लिया। उसके बाद क्या करो, 0, 1, 2, 3, 4 लिख लोगे। उसके बाद क्या करो, इसको 4 से डिवाइड कर दो सबको, कर दिया। अब क्या करो, इसका अंडर रूट ले लो, ठीक है, ये भी ले लिया। तो देखो क्या हुआ भाई, 0/4 तो 0 ही होगा, 1/4, ठीक है, इसका रूट तो कितना हो जाएगा ये 1/2, 2/4 यानी 1/2 यानी 1/√2। भाई रूट 1/2 होता तो 1 का रूट निकालेंगे वो 1 ही आएगा, तो 1/√2। 3/4 तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो भाई ये √3/4 को बाहर निकालेंगे तो 2, ये तो हो जाएगा 1। तो देखिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 किसका आ गया, साइन थीटा का रेशियो आ गया। जब साइन थीटा का आ गया तो कॉस थीटा का क्या होता है भाई, इसको उल्टी तरह लिख दो। कैसे भाई, पहले आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा ये √3/2, फिर 1/√2, फिर आ जाएगा 1/2, फिर आ जाएगा 0। साइन और कॉस को डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा, बस 1/10 करेंगे कॉट आ जाएगा, 1/cos करेंगे सेक आ जाएगा, 1/sin करेंगे कोसेक आ जाएगा। तो बस आपको साइन थीटा का लिखना है, उसकी भी ट्रिक मैंने अभी बता दी। तो अब तो मुझे नहीं लगता कि आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन स्पेसिफिक एंगल्स का कभी भी भूल पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका देख लेते हैं। भाई साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। भाई हर एक का कॉम्प्लीमेंट ही तो है, साइन का कॉम्प्लीमेंट होता है कॉस, कॉस का साइन। 10 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा, कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक ऑफ 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, और कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। अगर आपको इस चीज की फील लेनी है ना, तो अभी ई सरल ऐप को डाउनलोड करो, उसमें आपको ये जो कॉम्प्लीमेंट एंगल्स है बिल्कुल फील के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं इससे रिलेटेड। द वैल्यू ऑफ साइन ए और कॉस ए नेवर एक्सीड्स 1। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आपने जो टेबल देखी थी भाई, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल देखी थी, तो वहां पे हम देख सकते हैं भाई जो आपकी वैल्यू होती है साइन की, अगर हम बोले तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये सारी वैल्यू 0 से 1 में ही लाई कर रही है, 0 से 90 की मैक्सिमम, जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो वैल्यू ऑफ साइन और कॉस नेवर एक्सीड 1, whereas value of sec और cosec is always greater than or equal to 1। एक बार टेबल को ध्यान से देखना, चीजें समझ आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, if one of the trigonometric ratios of an acute angle is known, the remaining trigonometric ratio of the angle can be easily determined। ये हमें पता ही है, अगर हमें ट्राइंगल का किसी भी एक एंगल का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पता है तो हम उसके बाकी के सारे एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ट्रिग्नोमेट्री हमारा रिवाइज होता है। अब देखते हैं सब इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आता ही है भाई। एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से आता ही है भाई। हाइट एंड डिस्टेंस क्यों बोला, आप इसको हाइट एंड डिस्टेंस नाम से भी जानते हैं। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका डायग्राम ड्रॉ करना, वो भी करेक्टली। जो दो चीज इसमें इंपॉर्टेंट होती है वो होती है एंगल ऑफ एलिवेशन पहचानना और एंगल ऑफ डिप्रेशन पहचानना। ये अच्छे से पहचान लिया तो इसका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो इसमें भाई ये जो है ये इंपॉर्टेंट है डायग्राम। आप सोच रहे होंगे ऐसा डायग्राम तो हमने नहीं देखा। भाई ये वो इंपॉर्टेंट डायग्राम है जिससे आपको समझ में आता है क्वेश्चन पढ़ के कि आपको कैसे लेना है। भाई आई वो है जो हम ऑब्जर्वर
कहां पर है उससे पता चलता है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके रेस्पेक्ट में भाई एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, उसके रेस्पेक्ट में हम देखते हैं कि क्या एलिवेशन है और क्या डिप्रेशन है। यहां हम देख सकते हैं भाई लाइन ऑफ साइट है ये और ये, तो ये होगा ऊपर देख रहे हैं एलिवेट हो रहा है तो ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और जहां नीचे भाई डिप्रेशन है तो वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो एक बार देख लेते हैं। The line of sight is the line drawn from the eye of an observer to the point in the object viewed by the observer. ठीक है। Next important चीज, the angle of elevation θ1 is the angle formed by line of sight with the horizontal when it is above the horizontal level. The angle of depression θ2 is the angle formed by line of sight with the horizontal when it is बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने इसमें डायग्राम करेक्टली बना दिया तो फिर उसके बाद इसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके आप इनके क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी, इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्कल। ये देखिए सर्कल के क्वेश्चंस 1 मार्क में, 2 मार्क में, 3 मार्क में, 4 मार्क में सब में पूछे जा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी थ्योरम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं। अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस एंड फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट सेंटर। यानी कि सर्कल क्या है, कलेक्शन है उन सारे पॉइंट्स का किसी भी प्लेन पे जो क्या है उसके सेंटर से कांस्टेंट डिस्टेंस पे है, और वो कांस्टेंट डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस, और जो फिक्स पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं हम, सेंटर। ठीक है, यहां पर हम एक और बात करते हैं टेंजेंट टू द सर्कल की। क्या होता है टेंजेंट? इट इज द लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। वो लाइन जो सर्कल को किसी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे उसको हम क्या कहते हैं, टेंजेंट टू द सर्कल। देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल। यानी कि अगर आपके पास मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है, मान लीजिए, भाई करेक्ट नहीं बना पर ठीक है, यहां पर अगर ये पॉइंट हम खींचे तो यहां से जो पास होने वाली एक लाइन होगी वो क्या होगी, टेंजेंट टू द सर्कल। The tangent to a circle is a special case of the secant. Secant क्या होती है भाई, वो लाइन जो सर्कल को दो जगह इंटरसेक्ट करती है। तो secant जब भाई secant के जब ये दोनों पॉइंट किसी एक ही पॉइंट पे आके मिल जाए तो वो उसकी टेंजेंट बन जाती है। The tangent to a circle is a special case of secant when the two end points of its corresponding chord coincide. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, ओनली वन मोर टेंजेंट कैन बी पैरेलल टू अ गिवन टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। भाई आपके पास कोई भी एक पॉइंट से टेंजेंट जा रही हो तो उसके पैरेलल सिर्फ एक ही टेंजेंट हो सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, द लाइन कंटेनिंग द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज नॉर्मल टू द सर्कल। वो लाइन जहां पर रेडियस आके मिल रहा है तो वो क्या होती है, टेंजेंट के नॉर्मल होती है या परपेंडिकुलर होती है, उसको नॉर्मल टू द सर्कल भी कहते हैं। ये आपने थ्योरम में भी देखा है, इससे रिलेटेड थ्योरम अभी हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई नंबर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट से कितनी टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ 3 केसेस आते हैं। पहला केस जो आता है वो ये आता है कि अगर वो जो पॉइंट है वो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, तो जब सर्कल के अंदर लाई कर रहा है तो देखिए हम यहाँ देख सकते हैं कितनी टेंजेंट पास हो रही है, एक भी पास नहीं हो रही है, तो नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट लाइन इनसाइड द सर्कल। अगर जो पॉइंट है वो सर्कल पे लाई कर रहा हो तो एक ही टेंजेंट उससे पास हो सकती है। दस एग्जैक्टली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन इफ द पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल। नेक्स्ट जो केस आता है वो आता है इफ द पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल। अगर वो जो पॉइंट है जिससे हमें टेंजेंट खींचनी है वो अगर सर्कल के बाहर लाई करता है तो उस केस में हम कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं, एग्जैक्टली 2 टेंजेंट। दस एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन इफ द पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, अब सर्कल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जनरली इसकी एप्लीकेशन पे क्वेश्चंस आते ही हैं, तो
इसको ध्यान से देखें। इसका अगर आपको प्रूफ देखना है तो आप ई सरल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां इसके प्रूफ आपको मिल जाएगा। तो स्टेटमेंट है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। कहने का मतलब कि अगर किसी पॉइंट से हम टेंजेंट खींचे और वहां से रेडियस पास हो उसी पॉइंट से, तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, वो टेंजेंट उस रेडियस के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो थ्योरम है वो है इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट, देन भाई अगर कोई सर्कल है, एक्सटीरियर पॉइंट से हमने दो टेंजेंट खींची, तो उस केस में जो चीजें होती है वो होती है भाई, पहली चीज द टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ। जो दोनों टेंजेंट खींच सकते हैं हम उस पॉइंट से, वो दोनों टेंजेंट बराबर होगी। इस केस की बात करें तो PA विल बी इक्वल टू PB। नेक्स्ट जो आता है द टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। जो ये टेंजेंट है ये सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करती है, मतलब एंगल POB विल बी इक्वल टू एंगल POA। नेक्स्ट जो आता है द टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट एंड सेंटर ऑफ द सर्कल। ये इस पॉइंट से भाई लाइन जॉइनिंग से और सेंटर से क्या होगी, इक्वली इंक्लाइंड होगी, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन। आप सोच रहे होंगे मैम कंस्ट्रक्शन में भी क्या रिवीजन होगा? अरे भाई हो सकता है एक बार देख तो ले कि कैसे कैसे क्या क्या चीज कंस्ट्रक्ट करेंगे, फटाफट से रिवाइज हो जाएगा, दिमाग में आ जाएगा। उसके बाद इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप अपना कंपास, स्केल, पेंसिल, इरेजर लेके उसको इम्प्लीमेंट भी कर लेना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम जो जो चीज़ें देखते हैं या जो चीज़ें आपने कर रखी है वो क्या है भाई, एक तो डिवीजन है लाइन सेगमेंट का किसी भी रेशियो में, ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन, टेंजेंट का कंस्ट्रक्शन और सिमिलर ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने देखी हुई है वो है डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट इन द गिवन रेशियो। कि कोई भी अगर आपके पास लाइन दी हुई हो तो उसको किसी रेशियो में आपको डिवाइड करना है। तो इसके लिए हम ये जितनी भी चीजें कंस्ट्रक्शन की जो भी चीजें यहाँ पर देखने वाले हैं, हम क्या करेंगे, सब एक एक एग्जाम्पल से देख लेंगे ताकि उससे के पैटर्न के जो भी क्वेश्चन आए वो हमारे कवर हो जाए। तो सबसे पहले डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है 10 सेंटीमीटर की और इसका रेशियो दिया गया है 3:2। तो देखिए हमने ये लाइन खींच ली AB 10 सेंटीमीटर की। अब जिस रेशियो में इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना होता है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 3:2, तो हम क्या करेंगे भाई 3:2 यानी 3 + 2 कर लेंगे, कितना आया 5 आया। तो क्या करेंगे, A पॉइंट से एक एंगल खींचेंगे, जो एंगल होना चाहिए एक एक्यूट एंगल, और यहाँ पर A पॉइंट से क्या करेंगे, कंपास को लेंगे, कंपास का जो पिन पॉइंट है वो A पे रख के एक आर्क खींचेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये जनरली 1 सेंटीमीटर, मतलब आप अंदाजे से एक पर्टिकुलर आर्क ले लें। ठीक है, अब इसी लेंथ का जो आपने ये आर्क खींचा है, इसी लेंथ के हमें कितने आर्क खींचने होते हैं, इस टोटल के बराबर, यानी 3 + 2 5। तो यहाँ पर ये हम 5 आर्क खींच लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं भाई, आपका जो ये 5th पॉइंट है इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं B से, साथ में हमने इन पॉइंट को नाम भी दे दिया, तो B से इसको ज्वाइन कर दिया। अब क्या करेंगे, किस रेशियो में डिवाइड करना है, 3:2। तो यहाँ से जो ये इसका थर्ड पार्ट है x3, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे इस तरह के वो x5B के पैरेलल हो। और पैरेलल के लिए हम क्या करते थे भाई, पैरेलल के लिए हम क्या करते थे, यहाँ से एक आर्क खींचते थे, ये आर्क जिस लेंथ का है उसी लेंथ का आर्क हम x3 से खींच देंगे। उसके बाद ये पॉइंट से यहाँ तक का कंपास से क्या करेंगे, एंगल मेजर करेंगे और उसी का ही आर्क यहाँ पर कट कर देंगे। तो ये जो लाइन आई x3C, ये क्या है, x5B के पैरेलल है। यानी कि अब देखिए ये जो AB लाइन है इस पॉइंट से किस रेशियो में डिवाइड हो गई, 3:2 में, जो आ गया 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आसान है, रिवीजन ही चल रहा है तो इसको फटाफट से बस देखते जाएंगे। नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी आपको साइड दी हुई है, और हमें एक दूसरा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है जो ये जो गिवन ट्राइंगल है 5, 6, 7 सेंटीमीटर साइड का, इसका 7/5 हो।
अब ये 7/5 क्या है भाई, हमारे पास जितने भी सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको कोई ना कोई स्केल फैक्टर दिया हुआ होता है, और ये जो 7/5 है ये क्या है, ये उसका स्केल फैक्टर ही है। अब इसमें दो कंडीशन आती है, या तो स्केल फैक्टर ग्रेटर देन 1 हो या स्केल फैक्टर लेस देन 1 हो। अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो जो आपका ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगा वो आपके गिवन ट्राइंगल से बड़ा होगा, और स्केल फैक्टर 1 से छोटा होगा तो वो ट्राइंगल आपके गिवन ट्राइंगल से छोटा होगा। यहाँ पे हमें स्केल फैक्टर दिया हुआ है 7/5, बताइए क्या होगा। वेरी गुड, ये क्या होगा, आपके गिवन ट्राइंगल से बड़ा ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, कैसे अंदाजा लगाया बड़ा है भाई, 7/5 1 पॉइंट समथिंग आएगा, उससे हमने अंदाजा लगा लिया कि ये जो ट्राइंगल होगा वो गिवन ट्राइंगल का बड़ा बनेगा। ये आपके लिए हो गई एक ट्रिक अंदाजा लगाने की कि हमारा सिमिलर ट्राइंगल कैसा बनेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए अगर आपके पास साइड्स दी हुई है तो जो सबसे बड़ी साइड होती है, जैसे यहाँ पे 7 सेंटीमीटर की है तो उसकी हमने क्या करी, 7 सेंटीमीटर BC लाइन खींच ली। उसके बाद 5 और 6 सेंटीमीटर का आर्क कट करके हमने ये ट्राइंगल बना लिया। ये सिंपल ट्राइंगल है, ट्राइंगल बनाना आपको आता है। ठीक है, अब क्या करना है, मेनली हमें सिमिलर ट्राइंगल बनाना है जो 7/5 हो इस गिवन ट्राइंगल के लिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, B पॉइंट से सबसे पहले जो लेंथ है वो मार्क कर दे। भाई आप ट्राइंगल में जो भी जिस भी साइड के आप ट्राइंगल बना रहे हो उसका एंगल दिया है तो वो सारी चीज़ें मार्क ज़रूर करें। ठीक है, तो ये हमने एक लेंथ क्या करा, एक्यूट एंगल कर लिया B से। और अब देखिए यहाँ पे 7/5 दिया हुआ है, तो ये जो आपका स्केल फैक्टर का रेशियो दिया होता है इसमें जो बड़ा नंबर होता है, जैसे यहाँ पे है 7, तो इससे हम क्या करते हैं, इस बड़े नंबर के नंबर ऑफ आर्क BX पर खींच देंगे जो सारे एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस पे रहो। तो देखिए हमने यहाँ पर ये 7 आर्क खींच दिए और इसको नेमिंग भी दे दी। अब क्या करेंगे, जो आपका 5th पार्ट है इसका X5, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे। कैसे खींचेंगे कि वो C पे कट करे और C को हमने एक्सटेंड कर लिया। ठीक है, ये C पर यहाँ पे जाके टच हो रही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस X5C ये वाली जो लाइन है इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। किस पॉइंट से, X7 से। तो क्या करेंगे, पैरेलल के लिए हमें पता है यहाँ से आर्क खींचेंगे, उतने ही लेंथ का आर्क यहाँ से खींचा इस पॉइंट से और यहाँ पे एंगल मेजर किया, उसको कट किया और इसको ज्वाइन कर दिया X7C'। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो आपकी AC लाइन है इसी के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे जो C' से जाएगी। पैरेलल के लिए वही करेंगे, आर्क खींचेंगे, इधर भी आर्क खींचा उसी लेंथ का और यहाँ से यहाँ तक का मेजर करके यहाँ से इसको ये वाला आर्क खींचा है हमने। ठीक है, और यहाँ से क्या करेंगे, इसको इस पॉइंट पे ज्वाइन कर देंगे। तो ये ज्वाइन करने के बाद जो ये A', जो ये ट्राइंगल आएगा ये आएगा आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ये अगर आपने एक्यूरेटली बनाया है तो आप इसको मेजर करके भी देख लेना, इसकी जो साइड आएगी वो 7/5 आएगी आपके गिवन ट्राइंगल से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। भाई एक ट्राइंगल जो स्केल फैक्टर है अगर वो 1 से ज़्यादा है उसका देख लिया, एक अगर उससे छोटा हो तो वो भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना है जो 3/4 हो गिवन ट्राइंगल ABC के हम कुछ ये हमने उसकी साइड और एंगल भी मान लिए, ये हमने अज्यूम किए हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी ये सारी चीज़ें गिवन होगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो ट्राइंगल गिवन ट्राइंगल है वो हम बना लेते हैं। तो उसके लिए क्या किया, भाई BC साइड दे रखी थी 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से क्या करेंगे, B से 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 60 डिग्री का एंगल आपको बनाना आता ही है, हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी सीख चुके हैं और अब जब आपका रिविजन चल रहा है तो ये सारी चीज़ें आपको आती ही होगी। तो यहाँ से हमने ये ट्राइंगल बना लिया, ट्राइंगल ABC। अब क्या करना है, B पॉइंट से एक एक्यूट एंगल बनाना है और यहाँ से अब इस केस में भाई 3/4 में से बड़ा नंबर क्या है, 4। तो हम क्या करेंगे, B पॉइंट से कंपास से एक आर्क लेके कितने इक्वी डिस्टेंस पे कितने पॉइंट मार्क करेंगे, 4 पॉइंट। तो यहाँ पे हमने ये 4 पॉइंट मार्क कर लिया और इनकी नेमिंग भी कर दी B1, B2, B3, B4। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से हम B4 को C से ज्वाइन करेंगे, ये हमने ज्वाइन कर लिया। किस फैक्टर का बनाना है, 3/4। तो कौन सा पार्ट लेंगे इसका, 3rd। B3 से एक लाइन खींचेंगे BC पर जो B4X के पैरेलल है। पैरेलल के लिए वही चीज़ यूज़ करेंगे, यहाँ से एक आर्क कट करेंगे, इसी मेजरमेंट का आर्क हम B3 से कट करेंगे।
इस पॉइंट और इस पॉइंट का मेजरमेंट लेके यहाँ एक आर्क कट किया B3 और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया और इस पॉइंट का नाम दे दिया C डैश। अब इस C डैश से एक लाइन खींचेंगे जो AB के क्या हो भाई, AB पर जाकर इंटरसेक्ट करे और AC के पैरेलल हो। तो AC से पैरेलल के लिए क्या करेंगे, वही सेम प्रोसीजर। तो ये जो A डैश BC ये जो ट्राइंगल आया ये आपका जो चाहिए वो वाला ट्राइंगल है। कई बार क्या होता है, ये इसी टाइप के क्वेश्चन इस फॉर्म में भी पूछ लिए जाते हैं कि आपको एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है ABC, जहां पे AB 6 सेंटीमीटर है, एंगल 30 डिग्री, एंगल B 60 डिग्री। सिंपल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना आता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ जो सीखने वाली चीज थी वो ये थी कि कंस्ट्रक्ट अनदर ट्राइंगल AB डैश C डैश सिमिलर टू ट्राइंगल ABC विद बेस A डैश B इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इस टाइप का क्वेश्चन आए, घबराने की बात नहीं है। अब क्या किया उन्होंने भाई, जो ट्राइंगल बनने वाला है, सिमिलर ट्राइंगल जो हमें बनाना है उसकी एक साइड दे दी। तो इसके लिए क्या करो, सिंपल सा एक स्केल फैक्टर फाइंड कर लो। भाई स्केल फैक्टर आने के बाद तो हमें बनाना आता ही है। तो वो कैसे करेंगे भाई, आपके पास A डैश B वाली साइड है, AB वाली साइड है, तो बस इसका जो रेशियो होगा वही तो आपका स्केल फैक्टर होगा। तो स्केल फैक्टर क्या होगा, 8/6 यानी 4/3। बस अब तो क्या है, सिंपल ABC ट्राइंगल बनाना है और 4/3 रेशियो यानी जो इस स्केल फैक्टर का है उसका सिमिलर ट्राइंगल बनाना है। ठीक है, अब इसमें जो अगला टाइप का कंस्ट्रक्शन ये पूछ लिया जाता है वो होता है आपका टू कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल। किसी भी सर्कल का आपको सेंटर दे दिया जाएगा, रेडियस दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि आप उसकी टेंजेंट को ड्रॉ करो। अब देखो इसमें ये चीज होती है कि बेटा आपको इस केस में जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो आउटसाइड द सर्कल, मतलब अगर जो पॉइंट है वो सर्कल के बाहर लाई कर रहा है वहां से हम टेंजेंट खींचते हैं। जनरली इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हमने इसमें 3 केसेस देखे थे, वो आपको पता ही है। तो ये कैसे करेंगे वो एक बार सीख लेते। तो इस सेंटर ओ से हमने एक सर्कल खींच लिया। अब देखिए हम एक पॉइंट ले लेते हैं P, जहां से हमें टेंजेंट खींचनी है। क्या करेंगे, OP को ज्वाइन कर देंगे। OP को ज्वाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट लेंगे। अब वो मिड पॉइंट कैसे लेंगे, सिंपल उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं पता है आपको, या तो O से या P को क्या करो, जो आपका कंपास का जो पिन पॉइंट होता है वो इस पे रखो, मोर देन हाफ लो, एक आंख ऊपर और एक आंख नीचे, दोनों साइड से क्या करो, कट करो, इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो। ये यहाँ पे हमने नेमिंग कर दी उसकी M। ये इस OP का क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब क्या करना है, M को सेंटर लेना है और OM या PM रेडियस का एक और सर्कल ड्रॉ करना है। अब ये जो आपका नया सर्कल आ रहा है, ये जो आपका ओरिजिनल सर्कल है, इनको जिन 2 पॉइंट पे मीट कर रहा है वहां से P को ज्वाइन करना है और ये जो PQ और PR है ये आपकी रिक्वायर्ड टेंजेंट्स है। तो टेंजेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आपको इसी फॉर्म में करना है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका कंस्ट्रक्शन चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। देखिए सर्कल्स की सारी थ्योरम्स आप पढ़ चुके हैं। अब हम जो सर्कल से रिलेटेड जितने भी एरियाज के टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो हम उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है वो हम यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, तो भाई ये टेबल है, इस टेबल को अच्छे से आपके दिमाग में फिट कर लो, आपका आधी टेंशन तो यूं ही दूर हो जाएगी। देखो जनरली क्या होता है, सर्कल पे एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क में कि आप उसका पेरीमीटर निकालो, उसका एरिया निकालो। तो इसके फॉर्मूले हमें पता है 2πr और πr²। अगर आपको रेडियस नहीं दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है तो πd यूज कर सकते हैं, या फिर क्या करो डायमीटर से रेडियस निकाल लो। कैसे निकालते हैं, रेडियस कितना होता है, d/2 होता है। ठीक है, सेमी सर्कल का पेरीमीटर πr + 2r, एरिया भाई पूरे सर्कल का हाफ यानी हाफ πr²। रिंग का भाई रिंग का आउटर रेडियस दिया होगा, इनर रेडियस दिया होगा, तो इसका पेरीमीटर होगा क्या 2πr + r। कैसे हुआ भाई, अंदर वाले का पेरीमीटर प्लस बाहर वाले का पेरीमीटर, कॉमन ही लिया है 2π। नेक्स्ट एरिया क्या होगा, पाई कॉमन निकाला, बड़ा r² - छोटा r²।
ठीक है। सेक्टर ऑफ अ सर्कल, इसका पेरीमीटर थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2r, और इसका जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, क्या भाई पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। आपने ऐसे भी याद कर रखा हो सकता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, एक ही बात है, इधर का उधर लिख दिया, मल्टीप्लीकेशन में ही तो है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ सेगमेंट, तो इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। भाई आपका जो सर्कल है वो क्या होता है भाई, ये अगर उसका सेगमेंट है तो ये वाला होता है उसका मेजर सेगमेंट, और ये वाला होता है उसका कौन सा, माइनर सेगमेंट। तो बस इसका भी एरिया जो है वो आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहली चीज सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, पता है ये कितना होता है 2 पाई आर, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। ये आपका सर्कल है, तो अगर आपसे इस आर्क ए बी की लेंथ ऑफ आर्क पूछ ली तो क्या होगा, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। और जो एक और टाइप का जो प्रोफाइल होता है इसके, जिसके क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते हैं, वो होता है डिस्टेंट मूव बाय व्हील इन वन रोटेशन। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में देखो वो जनरली कितना होता है भाई, एक रोटेशन में वो कितना घूमा, जितना उस सर्कल का क्या होगा, सर्कमफेरेंस होगा। तो ये क्या होगा, सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील। नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना रोटेशन करा उसने, तो क्या होगा, डिस्टेंस मूव्ड इन 1 मिनट पर सर्कमफेरेंस, ठीक है। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर, एंगल विद डिग्री थीटा इज थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, ये हमने अभी भी देख लिया था। एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, सेगमेंट पूछा जाए तो एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर है उसमें से क्या करो, एरिया ऑफ जो ट्राइंगल है वो सबट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास जो सेगमेंट है वो आ जाएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हम यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फॉर्मूला, और जो आपसे पूछा गया है उसमें अगर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन पूछा गया है तो उसका डायग्राम बनाना, ठीक है। अब वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है, तो इसमें एक तो आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि जितने टाइप के फिगर्स इसमें बनते हैं उसका आपको आइडिया हो। दूसरा, आपको हर एक फिगर का फॉर्मूला बाय हार्ट याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सरफेस एरिया वॉल्यूम, सबसे पहली चीज जो हमारे पास आई है, बताओ क्या है ये, वेरी गुड, ये है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में कोई भी फिगर आए उसका 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, उसका कर्व सरफेस एरिया क्या है, उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, और उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तो अगर हम क्यूबॉइड की बात करें तो बताइए उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है भाई, 2 इंटू हाइट ब्रैकेट एल प्लस बी, उसका टोटल सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, वॉल्यूम एल बी एच। जैसे आपकी मैम को याद है ना, वैसे ही आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है भाई, ये है क्यूब, इसकी हम मान लेते हैं साइड ए। तो बताइए कर्व सरफेस एरिया 4a स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम कितना होता है a क्यूब। भाई क्यूब क्या है, क्यूब वो क्यूबॉइड है जिसकी सारी साइड बराबर है, क्यूबॉइड का पता है, तो एल बी एच सब जगह ए रख दो, आपको इसका फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो होता है आपका सिलेंडर। सिलेंडर का बताइए कर्व सरफेस एरिया कितना, 2 पाई आर एच। देखो अभी मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूले नहीं लिख रही हूँ क्योंकि जब मैं आपसे पूछ रही हूँ उसी वक्त आपके दिमाग में भी आ जाने चाहिए सारे फॉर्मूले, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया कितना, पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। नेक्स्ट है कोन। कोन की जो ये साइड होती है वो होती है स्लांट हाइट एल, और इसको कैसे निकालते हैं भाई, ये जो ट्राइंगल है ये क्या है भाई, इसमें हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस लगाते हैं। तो ये एल क्या होता है, ये होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो चलिए इसका कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो सिलेंडर होता है उसका जो 1/3 पार्ट जो होता है वो होता है आपका कोन का वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्फेयर। स्फेयर का बताइए टोटल सरफेस एरिया, जल्दी बताइए कितना होता है, वेरी गुड, होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट आता है हेमिस्फेयर।
हेमिस्फेयर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। जो स्फेयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है उसका आधा। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट और आपके लिए बिल्कुल नया है यहाँ पर, वो होता है फ्रस्टम। फ्रस्टम पे भी जनरली बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसके फॉर्मूले भी आपको आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम जनरली कम होता है कि आप उसको डिराइव करें। सो इट्स बेटर बी ऑन सेफर साइड, आपको इसके फॉर्मूले पता होने चाहिए। देखिए, आपको कोन का सी से पता है कितना होता है, पाई आर एल। तो जो फ्रस्टम होता है उसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, पाई एल आर प्लस आर। भाई ये वाला होता है, एक ही रेडियस होता है तो पाई आर एल। इसमें दो रेडियस है R1 R2, तो यहाँ पर भाई इसको लिखते हैं अपन R1 प्लस R2, ठीक है, तो ये तो याद हो गया। नेक्स्ट होता है इसका टोटल सरफेस एरिया, तो वो अपन कैसे निकालते हैं, वो होता है इसका पाई आर स्क्वायर प्लस एल, आगे क्या आएगा आर प्लस आर, ये होता है इसका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। और जो इसका वॉल्यूम होता है वो होता है, बताइए, इसका वॉल्यूम होता है पाई एच, ठीक है। एच क्या होती है, इसकी ये परपेंडिकुलर हाइट। फिर उसके बाद ब्रैकेट में क्या होता है, दोनों रेडियस का स्क्वायर। इस केस में ये होगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस क्या R1 R2 अपॉन कितना आता है 3, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले आपको इस टेबल में मिल जाएंगे। इस टेबल को बिल्कुल अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, रोज सोने से जस्ट पहले इसको देख लीजिए, सुबह उठते ही इसको देख लीजिए। ऐसा रोज करेंगे तो जैसे बिल्कुल इसकी जो पिक्चर है वो आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगी और इसके फॉर्मूले आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर सरफेस एरिया वॉल्यूम। नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग इज स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में भी कुछ फॉर्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मीन निकालने के हमने तीनों मेथड पढ़े हैं उसके फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, the mean for the group data can be found by first the direct method where x mean equal to sigma fi upon sigma fi। इस केस में अगर आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डायरेक्टली दिया हुआ है तो आप xi लेंगे, लेकिन अगर आपको क्लास साइज में दिया हुआ है तो क्या करते हैं भाई, कोई इंटरवल दिया हुआ है तो ये जो आपका xi होता है वो क्या होता है, वो होता है उसका क्लास मार्क, यानी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, ठीक है। तो सिग्मा fi xi अपॉन fi। नेक्स्ट आता है आपका अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम मीन में क्या करते हैं, हम एक मीन अज्यूम कर लेते हैं और उससे जो फॉर्मूला आता है वो होता है a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। यहाँ पे di क्या होता है, ये होता है डेविएशन, और ये हम कैसे निकालते हैं, ये होता है xi माइनस अज्यूम्ड मीन, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस a क्या है, अज्यूम मीन, जो हमने अज्यूम मीन मेथड में देखा था वही वाला a है ये, अपॉन सिग्मा FIUI अपॉन सिग्मा FI इंटू H, जहाँ पर H क्या होता है, H होता है क्लास साइज, ठीक है। और यहाँ पर जो ये UI आता है, ये UI क्या होता है, ये होता है xi माइनस a अपॉन H, जो है क्लास साइज, ठीक है। यहाँ पर एक चीज जो ध्यान रखनी है, ये हम अजम्पशन लेके चलते हैं, विद द अजम्पशन दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास इज सेंटर्ड एट इट्स मिड पॉइंट कॉल्ड इट्स क्लास मार्क, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है जो मोड होता है, वो हम कैसे निकालते हैं, द मोड फॉर ग्रुप डाटा कैन बी फाउंड यूजिंग द फॉर्मूला मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 इंटू F2 इंटू H, जहाँ पर L होती है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, H होता है साइज ऑफ क्लास इंटरवल, F1 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास preceding to the model class, and F2 is the frequency of the class succeeding the model class, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है द मीडियन फॉर ग्रुप डाटा इज फॉर्म बाय द यूजिंग फॉर्मूला मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, जहाँ पर L लोअर लिमिट होता है, n कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, CF इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग टू द मीडियन क्लास, F इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और H जो होता है वो क्लास साइज होता है। नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है
एम्पेरिकल रिलेशन जो होता है तीनों जो मेजर्स हैं सेंट्रल टेंडेंसी के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जनरली पूछ लिया जाता है, इसको कर लो याद, ठीक है। 1 मार्क में भी पूछ लिया जाता है। मीडियन इक्वल टू मोड प्लस ट्वाइस ऑफ मीन या मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है ओगिव इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज ऑफ 2 टाइप्स, कौन से, लेस देन टाइप ओजिव और मोर देन टाइप ओजिव। ये क्या करते हैं भाई, आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया होता है उसको अपन 2 तरह से बना लेते हैं, या तो लेस देन टाइप बना लेते हैं या मोर देन टाइप बना लेते हैं। ये ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये चीजें आपको आती है कि ये हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हमारा स्टैटिस्टिक्स चैप्टर भी खत्म होता है। तो अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा लास्ट चैप्टर, वो है प्रोबेबिलिटी। सबसे आसान चैप्टर है, इसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट पी ई इज डिफाइंड एज, कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई अपॉन नंबर ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। बच्चे जब इन टाइप का जो क्वेश्चन आता है ना, तो इसमें क्या करते हैं बच्चे, डायरेक्टली ना ये फॉर्मूला लगा के आंसर लगा देते हैं। इसमें ना आप बिल्कुल मेंशन करो कि भाई आपके जो फेवरेबल आउटकम है वो क्या क्या है और टोटल आउटकम है वो क्या क्या है, उसके बाद ये फॉर्मूला लगा के लिखो। इसके भी मार्क्स होते हैं और ये फॉर्मूला भी लिखो, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट और अ सर्टेन इवेंट इज 1, मतलब कि जिस चीज का आपको पता है कि हाँ ये तो होगा ही सही, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है, वो होती है 1। नेक्स्ट जो है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, जो इवेंट हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, नहीं हो सकता तो 0 प्रोबेबिलिटी। The probability of an event E is a number such that probability of the event lies between 0 to 1. Probability हमेशा 0 से 1 में ही लाई करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आपका अगर कोई आंसर आ रहा है उसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करके देख लो, एक बार अंदाजा भी लगा सकते हो भाई, डिनोमिनेटर ग्रेटर देन क्या हो, न्यूमरेटर हो, तो वो वैल्यू क्या होगी, बट ऑब्वियस सी बात है 1 से कम ही होगी और वैसा ही होना चाहिए क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 में ही लाई करिए। अगर आपका आंसर 1 से ज्यादा आ रहा है इसका मतलब आपने जो कैलकुलेशन किया है वो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, सैंपल स्पेस क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल दी पॉसिबल आउटकम्स इन एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। एन इवेंट इज अ सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट है इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है, इफ वन इवेंट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन प्रेफरेंस टू द अदर इवेंट देन इट इज इक्वली लाइकली, कि हाँ ये भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है एन इवेंट हैविंग ओनली 1 आउटकम इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर एनी इवेंट, किसी भी इवेंट के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो गई भाई, उसके होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए भाई, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो PE प्लस PE बार इक्वल टू 1, वेयर E बार स्टैंड्स फॉर नॉट आर द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, ठीक है। तो देखा आपने बच्चों किस तरह हमने पूरे चैप्टर 1 to 15 का रिवीजन कर लिया। सारे फॉर्मूलाज अब तो आपको अच्छे से याद हो गए होंगे, अगर नहीं याद हुए हैं तो इसको आप कल वापस से सुने और जब तक आपका एग्जाम है तब तक अगर आप रोज रात को इसको एक एक बार सुन लेंगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। देखो बच्चों, ई सरल जो ऐप है वो बहुत अच्छी ऐप है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, बहुत अच्छे ऑडियो विजुअल तरीके से हर एक चीज़ों को इतने अच्छे एनिमेशंस के साथ, विजुअलाइजेशन के साथ बताया हुआ है। आप अभी ये ऐप केवल 10th का ही कोर्स नहीं देती, ये आपको आगे जो अब आप अपने 10th के एग्ज़ाम के बाद आगे अपनी जो स्ट्रीम चूज़ करने वाले हैं, अगर उनमें से कुछ बच्चे जेईई करने चाहते हैं, नीट करने चाहते हैं, तो बच्चों आप अभी से ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखना बच्चों आपको बहुत हेल्प होगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर अभी तक भी आपके पास बोर्ड के प्रीवियस ईयर के पेपर्स नहीं है तो आज के आज ही ई सरल ऐप को डाउनलोड कर लो। वहां पर आपको प्रीवियस 5 ईयर्स के पेपर्स विद सोल्यूशन विद मार्किंग स्कीम मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में, तो ऐप को जरूर से डाउनलोड करें। Okay students, all the best.